ये सिविक्स पॉलिटी पढ़ेंगे बिंदु को जीएस एकेडमी को। क्या है, चैप्टर नंबर 1 पूरा होगा। कहता है कि ईस्ट इंडिया कम भारत में संवैधानिक इतिहास पहले पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को शाही चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को आरंभ में 15 वर्षों की अवधि के लिए भारत का दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्र के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया गया था, जिसमें कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियों और विशेष अधिकार निर्धारित थे। आगे चलकर ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने मई 1909 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया। 1771 ईस्वी के अंत तक कंपनी बंगाल की सेना पूर्णतः अपने नियंत्रण में कर लिया, जिस कारण ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने हेतु समय समय पर विभिन्न एक्ट पारित किया, जो इस प्रकार है। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जानेंगे। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इस एक्ट को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति के सिफारिश पर पारित किया गया था। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व था। पहला था कि यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 के द्वारा ही कंपनी को पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कौन? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसकी उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जो शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। वारेन हेस्टिंग्स को इस एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। तथा फिलिप फ्रांसिस और क्लेवेरिंग, मॉनसन एवं बॉरवेल को 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में नामित किया गया। किसको? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन तथा बॉरवेल। कौन? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसन तथा बॉरवेल को। इस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। मुंबई मद्रास गवर्नर जो था बंगाल के अधीन हो गया। ये सभी प्रेसिडेंसियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र थी। अधिनियम के अधीन वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी शामिल था। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। सर एलिजा एम्फे के बारे में जानेंगे। सर एलिजा एम्फे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, वेस्टमिंस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारी को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया। 73 के तहत इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी के गवर्निंग बॉडी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसमें भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। फिर आगे है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के उद्देश्य ब्रिटिश को बेहतर बनाना था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज को बेहतर बनाना था। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया। यही कारण है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रयास या भूल की संज्ञा दी जाती है। क्यों दिया गया? क्योंकि
वो जो होता है ना थी बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद था उसको और सुप्रीम कोर्ट के शक्ति का सीमांकन नहीं किया गया था। अब आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने एडमंड एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। एडमंड एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिससे बंदोबस्ती कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को याद रखिएगा, इसके तहत कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई 1781 के एक्ट के तहत। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों को सीमांकन करना था। 1781 के मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रमुख प्रावधान था गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंध को सीमांकन करना था। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था किया गया कि यदि कोई कंपनी के कर्मचारी सरकारी हैसियत से कोई काम करता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा, अगर नहीं करता है तो कार्रवाई करेगा। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया 1781 में। इसमें यह भी व्यवस्था अपनाई गई कि न्यायालय के लिए आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक विवादों और कठिनाइयों को दूर कर सरकार को सुदृढ़ बनाने में सहायक हुआ। अब आ गया आपका पीस इंडिया एक्ट 1784, इसके बारे में भी जानेंगे। इस एक्ट को 1784 में ब्रिटिश संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया था, जिस कारण इस अधिनियम को पीस इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब कहता है कि पीस इंडिया एक्ट के प्रमुख विशेषता निम्न थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। पीस इंडिया एक्ट जब आया तो वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन की अनुमति दे दी। अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रावधान के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो 1858 तक विद्यमान रहा। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। आगे चलते हैं। पीस इंडिया 1784 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार दिया गया। साथ ही बम्बई और मद्रास की सरकार को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी द्वारा भारत में जीती गई क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया। अब 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 कहता है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1786 में किसको बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल के गवर्नर बनाया गया। कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने से पहले 2 मांगें रखी। उसने कहा उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया जाए। उसने कहा कि हमें या तो कमांडर इन चीफ या सेनापति बनाया जाए, ठीक ना। साथ ही विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णय को मानने या न मानने का भी अधिकार दिया था, जो 127 में जो है क्या कहते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश, यही है। आगे चलते हैं। मतलब इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दिया गया 111, वीटो शक्ति दिया गया 111। आगे चलते हैं। उपरोक्त शर्तों को 1786 में के अधिनियम के द्वारा 1786 के अधिनियम में लागू करते हुए कॉर्नवालिस को पहला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ बनाया गया। अब 1793 के चार्टर एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा जो शक्तियां कॉर्नवालिस को दी गई थी वे भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के लिए विस्तारित कर दिया गया।
इसके तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कौन 1700 कौन था 1793 वाला। गवर्नर जनरल को बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी सरकार के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान कर दी गई। हाँ, इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाए। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार 1600 ईस्वी में दिया गया। इससे पूर्व 1593 में ब्रिटिश कंपनी लिवेंट की स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चार्टर एक्ट 1813, इसके बारे में जानेंगे। इस एक्ट की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार तथा चाय के साथ व्यापार एकाधिकार को बनाए रखा गया। चीन और चाय का व्यापार एकाधिकार रखा गया, यानी अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन राशि देने तथा आधुनिक विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहन करने के लिए रखा गया। इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। कब 1813 वाला। अब आगे चलते हैं। अब आगे 1813 के चार्टर अधिनियम जानेंगे। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया गया। इसके तहत भारत की अस्थायी सरकारों को व्यापारियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर नहीं भुगतान करने पर दंड की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई थी। अब आ गया कि चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। व्यापार कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा सभी सिविल एवं सैनिक शासन तथा राजस्व की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन बला में 1833 बला में। अब आगे आपका कानून बनने की शक्ति को विकेंद्रीकरण कर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणियों को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और मद्रास तथा मुंबई की परिषदों की कानूनी बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। मुंबई और मद्रास कानून नहीं बना सकता था, शक्ति समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा विधायी क्षेत्रों में भी विकेंद्रीकरण आरंभ कर दिया गया। विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार कर पहले के 3 सदस्यों के अतिरिक्त उनमें से एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य जोड़े गए। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में वर्ष 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पद पर पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ण या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के तहत 1833 के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और अंततः वर्ष 1843 में धारा 5 के तहत समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का प्रयास किया गया। कब 1833 के एक्ट के तहत। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवादों को सुलझाने को लेकर 1834 में मैकाले आयोग का गठन किया गया। मैकाले आयोग का गठन क्यों किया गया था? आंग्ल प्राच्य विवादों को सुलझाने को लेकर के, हाँ, मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने जो सिफारिश दी उस आधार पर 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गया। कब 1835 में। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले से संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में मिले थे। आगे चलते हैं। अब आगे है चार्टर अधिनियम 1853, इसके बारे में जानेंगे। 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम में से यह अंतिम अधिनियम था, 53 वाला अधिनियम था। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान तंत्र में निम्न परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया।
इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, 6 से 12 हो गया। इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। यही परिषद ने छोटी संसद यानी कि लघु संसद की तरह काम किया। कौन? 1853 वाला। इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं में नामदर्जी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। कब? 1853 वाला में। और इस प्रकार पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया 1853 में। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का गठन कब किया गया था? 1854 में। इसने निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई। इसमें 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांत तथा क्रमशः बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रांतीय सरकार का चुनाव किया जाना था। कौन? बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा। अब आ गया ताज का शासन 1858 से लेकर के 47 तक। भारत शासन अधिनियम 1858 जानेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया 1858 में। इस एक्ट के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उसके समस्त अधिकार भारतीय राज्य सचिव को सौंप दिया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली, जिसे 1784 में शुरू की गई थी, को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। भारत सचिव जो था एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सचिव होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती है। 7 को डायरेक्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, 8 को ब्रिटिश करता था। इनका खर्च भारतीय राजस्व से वहन किया जाता था। आगे चलते हैं। 1858 के एक्ट के तहत जो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय हुए। 1858 में भारत का प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टेनले तथा 1858 भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड स्टेनले तथा आज़ादी के समय राजस्व सचिव के पद के लिए लिस्टोवेल थे। कौन थे? लिस्टोवेल। राज्य सचिव कौन था? स्टेनली तथा सचिव कौन था? लिस्टोवेल। कौन है? लिस्टोवेल। अब आ गया भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बारे में जानेंगे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। कौन? 1861 के तहत। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। वायसराय की विधान परिषद में 6 सदस्य और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों को प्रावधान किया गया। इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को विधान परिषद का सदस्य नामित किया गया। कौन नामित किया था? लॉर्ड कैनिंग। इसने वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसा अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह की होती थी। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार
विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में की। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस दे करके विकेंद्रीकरण के प्रक्रिया की शक्ति दी गई। इसके तहत बंगाल को 1862 में, पश्चिम सीमा प्रांत को 1866 में, 1861 वाला पढ़ रहे हैं, बंगाल को 1862 में, पश्चिमी सीमा प्रांत को, कौन वाला अच्छा एक्ट था, 1861 वाला एक्ट था। बंगाल को 1862 में, अब पश्चिमी सीमा प्रांत को 1866 में और पंजाब को 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 1892 वाला में केंद्रीय परिषद की सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी के निर्धारित किए गए। इससे पहले इनकी न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 हुआ करती थी। अब आगे चलते हैं। इसके तहत 1892 के एक्ट के तहत परिषद के अधिकारों को वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश काल में पहली बार बजट की शुरुआत 7 अप्रैल 1860 को विल्सन के द्वारा किया गया था। अब आगे भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम को वर्ष 1909 में सर जॉर्ज अरुंडेल के द्वारा समिति की रिपोर्ट पर पारित किया गया था 1909 में। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम को पारित करने में भारत के सचिव कहता है कि इस अधिनियम को पारित करवाने में भारत का सचिव लॉर्ड मैकाले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। तब ना मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं थी। इस अधिनियम ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसके तहत मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव मुस्लिम ही कर सकते थे। इस प्रकार सांप्रदायिकता को संवैधानिकता प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिकता के वैधानिक प्रदान की गई और मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि कर केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। कौन वाला? 1909 वाला। विधान परिषद के सदस्य को बजट स्वीकार करने से पहले वाद विवाद करने तथा बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य बनाया गया। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। इसके तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच एच एक्विथ था, लिबरल पार्टी था, एक्विथ था। इस अधिनियम के बारे में कुछ टिप्पणियाँ किए गए थे। कौन? 1909 वाला में एस मजुमदार ने कहा था, आर सी मजुमदार ने कहा था कि 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। कहते हैं कि आर सी मजुमदार क्या कहे थे? आर सी मजुमदार कहे थे कि यह 1909 के अधिनियम में चांदनी की तरह जो है चंद्रमा की चांदनी की तरह समान है। के मुंशी कहे थे कि 1909 भारत के उभरते लोकतंत्र का गला घोंट दिया। क्या मुंशी कहते ये जो अधिनियम है उभरते हुए लोकतंत्र को गला घोंट दिया। लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम के बारे में लॉर्ड मैकाले को लिखा कि हम नाक के मुंह में दांत तो बो रहे हैं और उसका फन भीषण होगा। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को भारत के लोकतंत्र का
सर्वनाश करने वाला अधिनियम का था, 1909 वाला। आगे चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसके बारे में जानेंगे। इस अधिनियम को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलकर बनाया गया। 1919 वाला अधिनियम को भारत राष्ट्र सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा चेम्सफोर्ड मिला करके बनाया गया, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और उसको कौन कहते हैं? 1909 को 1909 वाला को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार 1919 वाला। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर किया था, जिस कारण इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार था जिसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1947 की घोषणा के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन यानी कि स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही थी। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज था। यह अधिनियम वर्ष 1921 में पारित किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1921 में लागू किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों एवं यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का जनक लियोनस कॉटियस को माना जाता है। इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को विधानसभा। राज्य परिषद को उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। आगे कि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई थी, जिसमें 34 लोग निर्वाचित होता था, 26 को गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 के निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ निम्न सदन को था, केंद्रीय विधानसभा। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। आगे आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी कार्यपालिका के परिषद की सहायता से चलाता था। आरक्षित वाला गवर्नर अपने कार्यपालिका की सहायता से चलाता था, जैसे राजस्व हो गया, वित्त, पुलिस, प्रशासन। कहता है कि वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, समाचार पत्र, कारखाना, बिजली, सिंचाई सभी था आरक्षित में। हस्तांतरित विषय वो अपने कार्यपालिका के अनुसार चलाता था गवर्नर जनरल। देखिए, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे या प्रांतीय सूची के विषय होते थे, जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, माप तथा तौल, पुस्तकालय, अखबार, ये सभी आते थे हस्तांतरित में। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। लीग कमीशन 1927 में स्थापना हुआ था। लीग कमीशन की सिफारिश पर भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के तहत ही 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 1922 में लंदन में के साथ साथ पहली बार भारत में भी आयोजित किया गया था। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसके अंतर्गत एक संवैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद क्या होता है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि
10 वर्ष पश्चात एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने में सक्षम है। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 को नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस वजह से 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के आगमन का देशव्यापी विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। आयोग के विरोध के बावजूद आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिस पर विचार विमर्श करने को लेकर के तीसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में आयोजित किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा के फलस्वरूप संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा गया। संसद के पास होने के बाद सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 को बनकर तैयार हुआ। अब जानेंगे 1935 का क्या है अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 एक बहुत लंबा और जटिल दस्तावेज है। इसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। यह जुलाई 1936 में लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह सबसे अधिक नियम था। इस अधिनियम में कोई प्रस्ताव नहीं जोड़ी गई थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम प्रस्ताव से ही इसमें जोड़ा गया था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र में 11 ब्रिटिश प्रांतों, स्वैच्छिक कमिश्नर के क्षेत्रों तथा देशी रियासतों को मिलाकर के अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का निर्णय लिया गया, किंतु देशी रियासत का संघ सम्मिलित न होने के कारण संघ की स्थापना नहीं की गई। बस यहीं तक।